अरे माँ, क्या ही बताऊं आपको। आज ऑफिस में इतना काम था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और मेरा घर शहर के ऐसे कोने में है जहाँ कोई पार्लर या मसाज करने वाली भी नहीं मिलती है। कितनी बार आपके दामाद से कहा है कि चलो अब अलग चलकर रहते हैं, पर नहीं, वो बचत करने के चक्कर में मेरा खून जला रहे हैं। कहते हैं परिवार बढ़ाने से पहले कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर कोई बहाना करके अलग घर ले लूंगा। सोचो माँ, हम दोनों कमाने वाले हैं, फिर भी हमें ही दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। और एक मेरी जेठानी है जो एक पैसा नहीं कमाती है, बस घर के कुछ काम करके अपने दोनों बच्चों को लेकर कितने ठाठ से इस घर में रहती है। सोनिया अपनी माँ प्रभा जी से कहती है। प्रभा जी बोली, तू बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे, दूसरों से कैसे काम निकालना चाहिए ये क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? वहां जाकर क्या सब भूल गई? अपनी बूढ़ी सास के सामने अपनी तकलीफ बयां करो, देखना हाथ पैर तो वही बुढ़िया दबा देगी, और वो ना दबाए तो अपनी जेठानी से बोलो कि तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो। इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकती है। और जहां तक बात रही घर बदलने की, तो जमाई बाबू के सामने अपनी तकलीफों को गिनवाती रहा करो। एक ना एक दिन वो घर बदल ही लेंगे। अचानक से सोनिया की नजर उसकी ओर आती हुई अपनी सास प्रमिला जी पर गई। सोनिया फोन पर कहने लगी, माँ, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, पर मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? क्या बताऊं, हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब तो लगता है बुखार भी आ रहा है। मैं आखिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? अपने ससुराल वालों के लिए ही तो सब करती हूँ। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ मेरी तकलीफ कौन समझेगा माँ? आप तो यहाँ हो नहीं जो मेरे हाथ पैर दबा दो। सोनिया की बातें सुनकर उसकी माँ प्रभा जी बोली, ये तू क्या बोले जा रही है? अच्छा, अब समझ में आया। जरूर वहां आसपास तुम्हारी जेठानी या सास होगी, तभी। हाँ हाँ, बस ऐसे ही नाटक करो, देखना वो दोनों तुम्हारे कदमों में झुकी रहेंगी और तुम वहां अपना राज चलाओगी। लगी रहो बेटा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। प्रभा जी ने इतना कह फोन रख दिया, लेकिन सोनिया का नाटक चलता रहा। प्रमिला जी सोनिया के पास आई और बोली, अरे छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें बताती, मायके खबर देने की क्या जरूरत थी? हम क्या मर गए हैं? और बड़ी बहू कहाँ है? मैं अभी कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाएगी। नीलम बहू, ओ नीलम बहू। फिर क्या था, सोनिया प्रमिला जी का सहारा लेकर अपने कमरे में गई। वहां प्रमिला जी बहू के पैर दबाने लगी और सोनिया आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। प्रमिला जी बोली, अब कैसा लग रहा है बहू? सोनिया बोली, मम्मी जी, आपके हाथ में तो जादू है। आप कितनी अच्छी हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तभी आप मुझे सास के रूप में मिली है। देखिएगा, इस महीने जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी लेकर आऊंगी। फिर क्या था, प्रमिला जी खुशी के मारे बहू के पैर दबाने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सोनिया अब समझ चुकी थी कि प्रमिला जी को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। वो छोटी मोटी चीज उन्हें देकर खुश कर देती और अपने सब काम उनसे करवा लेती। एक रोज सोनिया की जेठानी नीलम के दोनों बच्चे सोनिया के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सोनिया उस दिन दफ्तर से जल्दी घर आ गई। बच्चों को अपने कमरे में देखते ही वो चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या आप घर का एक कोना भी मेरे लिए नहीं बचा है? जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। नीलम की बेटी नेहा बोली, चाची, बुआ दादी आई है, वो हमारे कमरे में आराम कर रही है। सोनिया बोली, क्यों, दादी के कमरे में क्यों नहीं? तो नीलम का बेटा रवि बोला, चाची, वहां दादाजी सो रहे हैं, तभी तो वो लोग मम्मी के कमरे में हैं। अब आप ही बताओ, हम लोग कहाँ पढ़ें? हॉल का पंखा खराब हो गया है, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, तभी तो हम आपके कमरे में आ गए। सोनिया बोली, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़ों से कितनी बातें की जाती है, बस पटर पटर बोलते रहते हो। चलो, अब कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, मुझे अभी आराम करना है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर सोनिया ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से बाहर कर दिया। बच्चे उदास होकर माँ के पास गए। नेहा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। नीलम ने बच्चों के आंसू पोंछे और बोली, बेटा, रसोई की जमीन बहुत ठंडी होती है,
चलो मैं वहां खाना बनाऊंगी और तुम लोग नीचे बैठकर पढ़ लेना। बच्चों को तो नीलम ने समझा दिया, पर उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। रात में नीलम के पति मनोज जब घर आए तो नीलम ने उन्हें सारी घटना बताई। मनोज बोले, तुम तो जानती हो सोनिया का स्वभाव कैसा है, और वो कमाती है तो मैं उसके खिलाफ कुछ सुनेंगी नहीं, और मैं बड़ा हूं तो मैं क्या ही कह सकता हूं। तुम्हें ही संयम रखना होगा, जैसा कि आज तक तुम रखती आई हो। नीलम बोली, मैंने कभी घर के काम करने से इनकार नहीं किया, पर सोनिया भी तो इस घर की बहू है, कभी तो वो भी घर के छोटे मोटे काम कर ले। आखिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं तो समय मिलने पर बच्चों को ही पढ़ा दे। पर वो कुछ नहीं करती, और ना ही देवर जी। आप क्या, घर का कोई भी सदस्य उन दोनों को कुछ नहीं कहता। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? इतना कहते कहते नीलम की आंखें भर आई। मनोज बोले, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, दूसरे की पत्नी को नहीं। देखना, एक दिन जब माँ की आंखों से झूठ की पट्टी हटेगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम इंतजार करो। मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। इतना कहकर मनोज करवट बदलकर सो गए, और नीलम भी यही सब सोचते सोचते कब सो गई पता भी नहीं चला। अगले दिन सोनिया के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पूरे बिस्तर पर पेन और कलर्स के निशान हैं। ये भी कोई तरीका होता है? घर का एक कोना भी मैं अपने ढंग से साफ सुथरा नहीं रख सकती। ये घर है या चिड़िया खाना, समझ में नहीं आता। ऑफिस से थक कर लौटो तो आराम करने की जगह नहीं मिलती। रोज रोज खाने में वही दाल रोटी सब्जी। देखो मेरे चेहरे को देखो, मेरे चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है। सोनिया का पति दिलीप बोला, अब बस भी करो, बच्चे थे, अगर बेडशीट में थोड़ा लग भी गया तो क्या हो गया, बदल लो बेडशीट। पर सोनिया कहाँ मानने वाली थी। तभी प्रमिला जी वहां आई और बोली, क्या बात है बहू, क्यों इतना चिल्ला रही हो? प्रमिला जी को देखते ही सोनिया रोने लगी और उनके गले लगकर बोली, मम्मी जी, एक आप ही हैं इस घर में जो मुझे समझती है। देखिए बच्चों ने मेरी बेडशीट की क्या हालत करके रख दी है। कल मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं रात में भी सो नहीं पाई मम्मी जी। अब अगर मैं आराम नहीं करूंगी तो सोचिए मैं काम पर कैसे जाऊंगी, फिर घर के भविष्य के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रमिला जी दिलीप से बोली, दिलीप तुम्हें बहू का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो इसका उपाय निकालो। सोनिया ने झट से दिलीप को इशारा किया और दिलीप बोला, माँ इसका एक ही उपाय है। अगर हम इस घर को छोड़कर, मेरा मतलब है थोड़ी ही दूर पर, अगर दूसरा घर लेकर रहने लगे तो क्या कोई दिक्कत है? प्रमिला जी बोली, हे भगवान, क्या तुम लोग घर का बंटवारा करना चाहते हो? दिलीप कुछ कहता उससे पहले ही सोनिया बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़ने की तो सपने में भी नहीं सोच सकती, बस रहने की जगह थोड़ी बदलना चाहती हूँ। अब आप ये देखिए, अगर इतने से घर में मैं नहीं रह पा रही हूँ तो आपका आने वाला पोता कैसे रह पाएगा? और फिर रवि और नेहा को भी पढ़ने के लिए अलग कमरा मिल जाएगा। आप क्या चाहती हैं? आपका पोता भी तंगी में जिए। और मम्मी जी, भले ही मैं रात में उस घर में सोने जाऊंगी, पर हर दूसरे दिन खाना आपके साथ ही खाऊंगी, मान जाइए मम्मी जी। अगले दिन प्रमिला जी ने जब अपने बड़े बेटे मनोज को जाकर ये सारी बात बताई तो मनोज बोला, माँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बात बताइए, वैसे भी दिलीप और सोनिया घर खर्च में 1 रुपया नहीं देते हैं, फिर वो यहाँ रहें या कहीं और रहें, क्या फर्क पड़ता है? आप घर की बड़ी हैं, आप जो फैसला लेंगी मैं हमेशा की तरह मान लूंगा। इतना कहकर मनोज वहां से चला गया। सोनिया की चाल कामयाब रही और उसने घर से थोड़ी दूर पर किराए का अपना मकान ले लिया और वहां अपने तरीके से रहने लगी, और हर दूसरे तीसरे दिन वहां आ जाती और जाते वक्त रात का खाना भी पैक करवा कर ले जाती थी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक रोज सोनिया अपने घर की चाबी प्रमिला जी को देते हुए बोली, मम्मी जी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बताइए आपके लिए क्या क्या लेकर आऊं? और हाँ, ये मेरे घर की चाबी है। अब नौकरों के भरोसे तो घर छोड़ नहीं सकते, तो क्यों ना मेरे आने से पहले आप घर की थोड़ी साफ सफाई कर दीजिएगा और भाभी से खाना बनवा कर रसोई में रख दीजिएगा। सोनिया ने प्रमिला जी का जवाब सुनने का भी इंतजार नहीं किया और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। 2 दिन बाद जब सोनिया वापस आई तो उसने रसोई के डस्टबिन में कांच का ग्लास टूटा हुआ देखा। वो प्रमिला जी पर चिल्लाने लगी,
मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी मम्मी ने शादी में मुझे एक ग्लास का सेट दिया था, तोड़ दिया ना ग्लास, पूरा सेट खराब कर दिया आपने। नीलम भाभी आपको इतना बना बना कर खिलाती है, शरीर है आपका कि दो हड्डा होता जा रहा है, पर अक्ल है कि घुटनों में जा रही है। प्रमिला जी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, बहू, वो तुम्हारी काम वाली आई नहीं तो मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ी और गलती से एक गिलास टूट गया। सोनिया बोली, गलती मेरी है जो आपके भरोसे मैं अपना घर छोड़कर गई और वहां से आपके लिए साड़ी लेकर आई। अच्छा है, अब वो साड़ी मैं अपनी काम वाली को दे दूंगी, कम से कम वो अच्छे से काम तो करेगी। प्रमिला जी बोली, बहू नाराज मत हो, मैं मनोज से कहकर बिल्कुल ऐसा ही ग्लास का एक सेट तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहू हो, और देखो मैं भी तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर नाराज क्यों होती हो? दिलीप धीरे से सोनिया के कान में बोला, सोनिया तुम भूल रही हो, तुम अपनी सास से बात कर रही हो। अगर ये नाराज हो गई तो उस घर से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। सोनिया को एहसास हुआ कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, और अगर प्रमिला जी नाराज हो गई तो उस घर से जो खाना पानी आता है वो भी बंद हो जाएगा। वो झट से बोली, ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए अब मैं फ्रेश हो लेती हूँ और कल ऑफिस से आकर आपसे मिलती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। प्रमिला जी इतना सा मुंह लेकर अपने घर चली गई। जैसे ही प्रमिला जी घर के अंदर आई, नीलम बोली, मम्मी जी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कुछ हुआ क्या? प्रमिला जी बोली, नहीं होगा क्या, और हाँ, कल रात सोनिया आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना, और सुनो थोड़ा ज्यादा ही बनाना, वो यहीं से टिफिन भी पैक करके ले जाएगी, कहाँ घर जाकर फिर से खाना बनाएगी। नीलम रसोई में जाकर कहने लगी, हे भगवान, अच्छी कामचोर देवरानी मिली है मुझे। हर दूसरे दिन शाम में आ जाती है, टिफिन पैक करवा के ले जाती है, और मैं यहाँ बैठी हूं ना उसके पति और बच्चों के लिए खाना बनाने वाली। समय बीतता गया। नीलम अब सोनिया को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, क्योंकि सोनिया एक कामचोर औरत थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था, इसलिए 3-4 दिन छोड़कर वो सास के घर आ जाती और फिर अपने परिवार का खाना बनवाकर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों का जन्मदिन और खुद की सालगिरह भी वो उसी घर पर मनाती थी, ताकि उसे कुछ करना ना पड़े। और प्रमिला जी को ये दिखाई नहीं देता था, वो तो बस समझती थी कि उनकी बहू उनसे बहुत लाड करती है, जो हर 4-5 दिन में उनसे मिलने चली आती है। सोनिया प्रमिला जी के लिए सड़क किनारे से ही कुछ न कुछ खरीद कर उन्हें दे देती थी, उतने में ही वो खुश हो जाती थी। प्रमिला जी अपनी छोटी बहू की बातें अपनी बड़ी बहू नीलम को सुनाकर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। एक दिन नीलम हार कर बोली, मम्मी जी, सोनिया जो आपके लिए लेकर आती है वो यहाँ लोकल मार्केट में बहुत मिलता है। प्रमिला जी बोली, तुझे क्या पता ये तोहफे कितने महंगे आते हैं, तूने अपने पिता के घर पर देखा है क्या कभी? परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं बहू, तू तो जलती है अपनी देवरानी से। खुद का घर संभालना आता नहीं और घर का बजट बिगड़ने का रोना सुनाती रहती हो, तो तुम तो उपहार की बात रहने ही दो। नीलम से रहा नहीं गया, वो बोली, मम्मी जी, क्या आज तक कभी भी सोनिया और देवर जी ने हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है? यहाँ तक कि जब वो अपने मायके जाती है तो पीछे से उसके पूरे परिवार का खाना मुझे ही बनाना होता है, और मेरा मायका तो यहीं पास में है। मैं सुबह जाती हूँ तो आप शाम में वापस आने को कहती है, इसलिए मुझे तो आज तक मेरी देवरानी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आपके मुंह से मेरे लिए तारीफ के 2 शब्द नहीं निकलते। उदास होकर नीलम रसोई में काम करने लगी और प्रमिला जी वहां से चली गई। तभी नीलम के पास उसकी सहेली कविता का फोन आया। नीलम की आवाज से उसने जब उसके दुखी होने का कारण पूछा तो नीलम ने सारी बात बताई। कविता बोली, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा नीलम? परिवार के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और तुम्हारी बूढ़ी सास को बेवकूफ बनाए तो क्या तुम उसे करने दोगी? तुम अपनी देवरानी को सबक सिखाओ ताकि उसे रिश्तों की अहमियत का पता चले, और ये कैसे करोगी वो मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम खुद इतनी समझदार हो कि तुम कर लोगी, हिम्मत मत हारो। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। नीलम खाना बनाने में लग गई, पर उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी, क्योंकि अब वो ऐसे दोहरे रिश्ते से तंग आ चुकी थी।
वो खुद से ही बातें करने लगी, कैसे अपनी देवरानी को सही रास्ते पर लाऊं, क्योंकि अब मैं टिफिन वाला ये नाटक भी खत्म करना चाहती हूँ और अपनी अम्मा जी की आंखों पर से अपनी देवरानी के तोहफों वाली पट्टी कैसे हटाऊं। यही कहते कहते वो जैसे ही पलटी, वो अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकरा गई और गिर गई। गिरते ही उसकी चीख निकल गई, हाय मैं मर गई। प्रमिला जी रसोई में आई। अरे बहू, ये क्या कर लिया? देखकर काम नहीं कर सकती? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अभी भी गिरती पड़ती रहती हो। नीलम बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सिलेंडर से टकरा गई, ना जाने किसने यहाँ रख दिया था। प्रमिला जी बोली, देखकर खुद चल नहीं सकती और सिलेंडर को दोष दे रही हो। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? प्रमिला जी के इतना कहते ही नीलम के दिमाग में आइडिया आया। फिर वो जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करने लगी और अचानक से फिर गिर गई और बोली, मम्मी जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? प्रमिला जी बोली, बहू उठने की कोशिश करो, मैं तो छोटी बहू को कहकर आई हूँ कि खाना बन जाएगा। अब इतने लोगों का खाना तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? नीलम बोली, मम्मी जी, आपको खाने की पड़ी है, खाना तो सोनिया भी बना लेगी, पर मुझे जो चोट लगी है उसका क्या? मैं आपकी बहू नहीं हूँ या आपको मेरे दर्द की कोई परवाह नहीं है? प्रमिला जी बोली, ठीक है, रुको तुम, मैं तुम्हारी उठने में मदद करती हूँ। इतना कहते हुए प्रमिला जी ने जैसे तैसे नीलम को उसके कमरे तक पहुंचाया और फिर उसके हाथ में बाम देकर बोली, इसे लगा लो और गरम पट्टी बांध लेना ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी के खाने के लिए मैं सोनिया से कहती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जा ही रही थी कि सोनिया घर आ गई। प्रमिला जी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई बहू। देखो, नीलम बहू को बहुत चोट लग गई है, लगता है उसके पैर में मोच आ गई है, वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए अब खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। सोनिया झट से बोली, मम्मी जी, मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं वही बताने आई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने चली आई थी, तो आज के खाने का प्रोग्राम रहने देते हैं, मैं चलती हूँ। प्रमिला जी का जवाब सुने बगैर ही सोनिया वहां से खिसक गई और प्रमिला जी हैरान सी खड़े खड़े उसे देखती रह गई। अब खाना कौन बनाए? तो प्रमिला जी को ही खाना बनाना पड़ा। दूसरे दिन जब प्रमिला का छोटा बेटा दिलीप घर आया तो प्रमिला जी ने पूछा, अब तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? दिलीप बोला, मेरी सास को क्या हुआ, वो तो भली चंगी है। दिलीप का जवाब सुनकर प्रमिला जी हैरानी से बोली, अरे वो बहू अपनी माँ से मिलने गई थी ना कल तो? दिलीप बोला, नहीं तो, कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। सोनिया ने अचानक से प्लान बना लिया कि आज चाइनीज खाएंगे। दिलीप का जवाब सुनकर प्रमिला जी को समझते देर ना लगी कि सोनिया ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला था ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। इधर नीलम ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे प्रमिला जी को सोनिया की चालाकियां समझ में आने लगी थी, क्योंकि जब भी सोनिया बीमार पड़ती थी तो नीलम उसके और उसके परिवार के लिए खाना बनाकर भिजवा देती थी। लेकिन यहाँ तो जब से नीलम बिस्तर पर गई है, एक दिन भी सोनिया ने उसकी खबर नहीं ली और ना ही कुछ बनाकर भेजा, यहाँ तक कि उसे देखने तक नहीं आई। करीब 1 हफ्ते बाद जब नीलम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सोनिया घर पर आई। उस समय नीलम रसोई में सूजी का हलवा बना रही थी, तो सोनिया ने कहा, अरे वाह, आज तो भाभी खाना बना रही है और वो भी सूजी का हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, आज तो मैं अपना टिफिन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर भाभी के खाने को इतने दिन मैंने बहुत मिस किया। सोनिया की बात सुनकर जहां नीलम के चलते हुए हाथ रुक गए थे, वहीं प्रमिला जी बोली, माफ करना छोटी बहू, अब तुम्हारी जेठानी तुम्हारा टिफिन नहीं पैक करेगी। सोनिया बोली, क्यों मम्मी जी, अब तो भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है। प्रमिला जी बोली, तो तुम भूल रही हो, वो तुम्हारी जेठानी है, कोई टिफिन वाली नहीं। और कब तक अपनी बूढ़ी सास को बेवकूफ बनाओगी बहू? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बात कहूं छोटी बहू, इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं है, तो अब से अपना खाना खुद बनाना। अब यहाँ से किसी के लिए खाना पैक होकर नहीं जाएगा। और हाँ, तुम जो मुझे तोहफे लाकर देती हो ना, वो भी मुझे नहीं चाहिए।
आज तक तुम दोनों पति पत्नी ने इस घर के लिए किया ही क्या है। उस दिन मुझसे एक गिलास क्या टूट गया, तुमने मुझे कितना सुनाया था, याद है ना? नीलम हैरानी से अपनी सास को देखने लगी और बोली, मम्मी जी, आपने मुझे ये बात कभी बताई नहीं। प्रमिला जी बोली, क्या ही बताती, मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। पर छोटी बहू, इतना तो मेरी भी समझ में आ गया है कि तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम्हें बस खुद से ही मतलब है। प्रमिला जी के इतना कहते ही सोनिया को सांप सूंघ गया। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई। नीलम हक्की बक्की अपनी सास को देखने लगी और बोली, अम्मा जी, आज आपको क्या हो गया? प्रमिला जी बोली, तुम चुप करो बहू, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, फिर भी तुम कुछ कहती नहीं थी। अरे, अपने लिए नहीं बोलोगी तो मैं कब तक तुम्हारे लिए बोलने के लिए जिंदा रहूंगी। नीलम ने आगे बढ़कर प्रमिला जी को गले से लगा लिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। प्रमिला जी बोली, सही किया बहू तुमने मेरी आंखों पर लगी धोखे की पट्टी उतार दी। अब मुझे भी समझ में आ गया कि अगर कोई बहू अपनी सास की जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो इसका मतलब है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा है। चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।